नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का दक्षता का विकास है, तो उसमें आपको हम विराम चिन्हों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये विराम चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो इनको बोलते समय हमें प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पर हम रुकते हैं, किस प्रकार रुकते हैं, ठहरते हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनिए और देखिए। आपके विषय में कहीं पर भी हिंदी है तो हिंदी, तो आप कहीं पर भी ये हिंदी संबंधित जितनी सारी आपकी परीक्षाएं हैं सभी जगह आता है। तो देखिए, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत आपको भाषा के अंतर्गत पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्हों को पहचानते हुए उनको विषय को अर्थ ग्रहण करने को पढ़ने की घटना को बता रहे हैं। जो इसको देखिए, आपके विषय का है और पढ़िए। ये आपको हिंदी, संस्कृत संबंधित सभी जगह अनिवार्य, समान रूप से अनिवार्य है। तो विराम संबंधी जो पठन की समस्या के समाधान हेतु कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसे अगर बात करते हैं तो विराम चिन्हों के ज्ञान से छात्रों में विभिन्न प्रकार के चार्ट एवं पोस्टरों को निर्माण करने के लिए कहा जा सकता है। जो छात्र उचित रूप से पठन करते हैं उन्हें आदर्श वाचन कराया जा सकता है। इससे छात्रों में जो है विराम चिन्हों को सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वाक्यों के बीच में विराम को कम करने के लिए तीव्र गति से पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा शिक्षा द्वारा उचित धारा प्रवाह के रूप में छात्रों के सक्षम स्वयं पठन करना चाहिए। छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए शिक्षक को कक्षा कक्ष में छात्रों के मध्य वाद विवाद, बाल सभाएं, कहानी कथन प्रतियोगिताएं आयोजित करानी चाहिए, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास जागृत हो। छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के विषय उनके स्तर अनुकूल हों, जिससे कि वे पूर्ण मनोयोग से प्रदर्शन करते हुए भाग ले सकें। जैसे परिवेशीय स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो, तो जिस स्तर का छात्र है उस कक्षा के अनुरूप ही पढ़ाएं। ये नहीं कि कक्षा आप एक में पढ़ा रहे हो, 5 का बोलने लगो, तो गलत है। अगला, जिसे छात्रों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रश्न पोषण प्रदान करना चाहिए, फीडबैक देते रहना चाहिए और जिससे छात्र विराम संबंधी दोषों को त्याग कर उचित रूप से पठन कर सके। अगर आप करवा रहे हो, मान लो कोई आपने कथन दिया, कहानी दिया, तो कहानी में अगर आपने छात्रों को दिए तो देखिए कहाँ पर बालक के पूर्ण विराम में कितना उसको विराम दे रहा है, अल्प विराम में कितना विराम दे, कहाँ पर रुक रहा है, तुरंत उसको फीडबैक दीजिए। तो अब बात करते हैं विराम चिन्हों के प्रकार में। तो हिंदी में विराम चिन्हों का प्रकार बहुत पहले से हो रहा है। पहले एक दो ही विराम आते थे, काम में आते थे। अब जैसे देखो, पाई और द्विपाई आती थी। अगर रामचरितमानस आपने पढ़ा हो तो उसमें जब चौपाई दोहा होता है तो उसमें जो है, आगे चले बहुर रघुराई, ऋष्यमुख पर्वत निहराई। लेकिन अब अंग्रेजी भाषा के प्रभाव में आकर हिंदी भाषा में उसी भाषा के अनुकूल अनेक प्रकार के विराम चिन्ह प्रयोग में आए। तो पहले एक पाई और दो पाई का ही प्रयोग होता था। एक पाई मतलब अर्धविराम, दो पाई मतलब पूर्ण विराम। अब बात करते हैं पूर्ण विराम की। सबसे पहला आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है भली भांति ठहर जाना, अर्थात रुक जाना। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ पर थे जब आए तो आपको पूर्ण रुकना है। वस्तु का सजीव वर्णन करते समय लेखक वाक्यांशों के अंत में ही पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे गोरा वदन, गोरा वदन मतलब अगर सजीव वर्णन करना है तो गोरा वदन, मदमाते नेत्र, कजरारी आंखें, तो वहां मतलब फुल स्टॉप, मतलब कि वाक्य पूरा हो गया। अब दूसरी बात करते हैं अर्धविराम की।
तो अर्धविराम जो है पूर्ण विराम की तुलना में अर्धविराम में कम समय दिया जाता है, रुकने के लिए बहुत थोड़ा समय दिया जाता है। इसे इस प्रकार से आप चिन्ह देखिए, अर्धविराम का चिन्ह है। इसका प्रयोग निम्नलिखित 3 स्थितियों में होता है। पहला, जब संयुक्त वाक्य में मुख्य उपवाक्य से अन्य वाक्यों को अलग करने के लिए जिनका मुख्य उपवाक्य से कोई संबंध नहीं हो। जैसे उसने परीक्षा में पास होने के लिए अनेक उपाय किए किंतु सभी निष्फल हुए। अर्थात मतलब उसने प्रयास किए, तो यहाँ पर आपको हल्का सा रुकना है। नेक्स्ट बात आता है दूसरा में, मिश्रित वाक्यों के प्रधान उपवाक्य से अन्य वाक्यों को अलग करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं आपके पास आऊंगा, यहाँ पर आप हल्का से रुकिए, तब मैं अपेक्षा करूंगा। मैं जब आपके पास आऊंगा तब मैं अपेक्षा करूंगा। तो ये हो गया यहाँ पर। और तीसरा आता है अनेक उपाधियों के को एक साथ लिखते समय जब करते हैं, जैसे डॉक्टर अनीता बरौलिया, जैसे हमको अपने लिखना हो तो अरविंद कुमार लिखेंगे MSc, फिर नाम लगाएंगे, फिर एमेड, फिर नेट, MA, इस प्रकार से हम लिखेंगे। नेक्स्ट है अल्प विराम का प्रयोग। अर्धविराम और अल्प विराम में अंतर है, देखिए क्या है। अल्प विराम में कैसा चिन्ह लगता है, इसमें कामा के तरीके चिन्ह लगता है, तो कामा लगता है इसमें। अल्प विराम का प्रयोग जो है मतलब बिल्कुल कम ठहरना, जहाँ वाक्य में बहुत कम ही ठहरना होता है तहाँ उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन, श्याम, आनंद और हरि, चलेगा। तो मोहन और श्याम दो हैं, तो मोहन श्याम जल्दी नहीं बोले, मोहन फिर श्याम बोलो, तो थोड़ा सा रुकना है। हाँ, मैं कविता करूंगा। राम ने कहा अपना काम करो। तो इस प्रकार से जो है अल्प विराम जो है प्रयोग होता है। ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है? पहला, एक ही प्रकार के कई शब्द, वाक्यांश तथा वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे मैं, तुम और मोहन चलेंगे। दूसरा, भाव त्रेक के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति करते समय शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे चलो चलो, जैसे इसमें जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे, चलो चलो अब रुकने का काम नहीं, तो चलो चलो अब रुकने का काम नहीं। संबोधन के लिए किया जाता है, जैसे कि महेश इधर आना, हाँ रुकना है थोड़ा सा, हाँ नहीं को शेष वाक्य से अलग करने के लिए, हाँ मैं भी चलूंगा, इस प्रकार से। पर, इसलिए, अतः, परंतु, क्योंकि, बल्कि, तथापि आदि के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया। जैसे वो आया परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उदाहरण से पूर्व, जैसे कोई बात, उदाहरण मतलब कोई अपनी बात कह रहा है, तो मैंने उससे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन होता है, तो मैंने उससे कहा कामा आप कहाँ जा सकते हैं, इस प्रकार से। ये है, वह, तब, तो आज सबके लोप होने पर जब यह काम कर रही है, करो, तो मतलब यहाँ पर तब करो, तो तब की जगह यहाँ पर कामा का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य के आरंभ में बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि के प्रयोग किए जाने पर इन शब्दों में अल्पविराम लगता है। जैसे अच्छा, ठीक है, चले जाना। तो बिल्कुल आपको जल्दी जल्दी से नहीं बोलना, बच्चों से भी इसी प्रकार प्रयास करवाना है कि बच्चे में जो है विराम हो, हल्का सा रुकावट वाक्य के बीच अगर है तो उसमें रुके बालक। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। प्रत्यक्ष रूप से जो प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है, जैसे तुम कब आते, इसके बाद में जो है प्रश्नवाचक जो है चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे मैं नहीं जानता कि तुम कब आए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाना। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है, जैसे इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकाएरे और दोहरे, एक डंडा वाले, दो डंडा वाले। एकाएरे चिन्हों का प्रयोग किसी लेखक, पुस्तक, कविता आदि के शीर्षक लिखने में होता है। जैसे हम प्रकरण लिखते हैं तो एकाएरा चिन्ह लगाते, तो मैंने प्रसाद जी की ममता कहानी पढ़ी, तो अथवा किसी शब्द को विशिष्टता अथवा विलक्षणता सूचित करने के लिए होता है। जैसे खाना का अर्थ है घर होता है, जैसे डाक खाना, मुर्गी खाना। दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किसी उद्धरण में ज्यों कहते हो लिखने में प्रयोग होता है।
जैसे फ्रांसिस बेकन का कहना है, लेखन से दुरुस्ती आती है परंतु मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है। तो अगर किसी का कोई कथन है, जैसे परिभाषा है, तो उसको हम दोहरे में लिखते हैं। अगर कोई यहाँ पर जैसे ये ममता लिखा है, तो यहाँ पर एक होगा, है ना। आप पढ़िए कि जो पुस्तक कविता आदि शीर्षक में एकहरा होगा, यहाँ पर दो गलत लिखा है तो आप लोग इसको एक में कर दीजिए। तो यहाँ पर एक एकहरा लगाया जाएगा। और किसी के वाक्यांश है, जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि तुम जो है बालकों में जो है जो शिक्षा के बारे में जो कहा, तो उसमें क्या होगा, दोहरा लगाएंगे, पूर्णता की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट आपका आता है विवरण चिन्ह। तो किसी स्थान, अगर विवरण चिन्ह की बात करते हैं, तो किसी कथन का विस्तार देने के लिए, किसी विवरण को प्रारंभ करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर जैसे निबंध लिखिए, तो जब ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना होता है तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप हेडिंग लगाते हो, हेडिंग के आगे लगाते हो, तो हेडिंग आगे क्या है, इसमें विवरण उसका दिया जा रहा है। अगला आता है निर्देशक चिन्ह, डैश बनाते हैं जिसमें हम। तो निर्देशक चिन्ह डैश का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है। कब? जैसे तुलसी ने कहा डैश, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो विवरण प्रस्तुत करने के लिए जैसे यथा आदि के बाद, है ना, वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। आज ऐसा लग रहा है डैश, मैं पास हो गया। किसी कविता के उदाहरण के अंत में, है ना, परित से धर्म, तो ये उसका अगर विवेचना करना है तो भी लगाते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक के बारे में आप जानते होंगे कि जो है जहां पर हर्ष, घड़ा, आदर्श, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, जैसे अरे वो रेल से कट गया, अरे के आगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाह, आहा, हो, भूरे, उर्रा, ये सब जो है इसमें प्रयोग होते हैं। विनय, व्यंग, उपहास आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। अरे आप तो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर है, तो इसमें व्यंग कर रहे हैं। तो भी हम ईश्वर करे कि आजकल कोरोना से सबको रक्षा करे, तो क्या है, यहाँ पर भी आप विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। वाह वाह, फिर तो खेल दिखाइए। तो उपहास कर रहे हैं तो फिर तो भी आप लगाते हैं। बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम कब लगाते हैं? किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए, जैसे कामायनी, दो डैश जो दंड लगाते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं इसे, कामायनी एक अध्ययन। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी चीज को आगे अगर डिस्क्रिप्शन करना है और उसके बारे में बताना है, तो हम उसमें अपूर्ण विराम लगाएंगे। योजक चिन्ह कब लगाते हैं? जो बीच में डैश लगा देते हैं। तो योजक चिन्ह दो शब्दों के जो है, दो विलोम शब्द होते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख, द्वंद समाज के जो है बीच में लगाते हैं, भाई बहन। दो समानार्थी शब्दों के निरुक्त के लिए पुनरुक्त के बीच में, जैसे आस पास, दूर दूर, है ना, तो ये योजक चिन्ह लगाते हैं। अगला आता है कोष्ठक। कोष्ठक आपको पता है कि तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तीनों के आप देखिए, छोटे कोष्ठक का साइन ये, और छोटा कोष्ठक ये, बड़ा मझला कोष्ठक वाला ये, और बड़ा कोष्ठक ये। तो इनका प्रयोग गणित के विभिन्न भिन्नों में होता है, लेकिन इनका भाषा में प्रयोग होता है। जैसे नाटक एवं एकांकी में निर्देश के लिए, जैसे राजा का प्रदेश और पटापेच आदि, इस प्रकार से लिखते हैं। वर्णों को बंद करने के लिए इत्यादि। अब आता है नेक्स्ट समानता सूचक। समानता में क्या है, आप जानते हैं कि जब बराबर हो तो समानता सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, इक्वल मार्क। किसी शब्द के अर्थ अथवा व्याकरण में विश्लेषण के लिए, तपह धन वन बराबर तपोवन, पुनः धन जन पुनर्जन, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो इस प्रकार जहाँ पर उसी के इक्वल वैल्यू लिखना हो तो हम उसका समानता सूचक चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने आज जो है विरामों के बारे में जाना। बहुत अच्छे हैं, आप इनको ध्यान से 2 बार पढ़िए, आपको सब याद हो जाएगा। और बोलिए, प्रैक्टिस करिए, अपने बाल को भी प्रैक्टिस कराइए। जब टीचिंग लगे तो आप घर पर बैठिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और सब लोगों में करवाइए।